एकाएक कुछ ख्याल आया। सुकुल बाबू को ड्राइवर से बोले, गाड़ी वापस घुमाओ। गाड़ी रुकी तो ड्राइवर ने पूछा, किधर चले? बिसु के घर तो गए ही नहीं। उसका बाप तो सभा में नहीं आया होगा शायद, और आया भी हो तो घर जाकर मिलने और दिलासा देने का और ही असर होता है। गांव वाले तो इन छोटी छोटी बातों पर बिक जाते हैं बेचारे। गाड़ी वापस आए देखकर बिखरे मजमे के कुछ लोग फिर सुकुल बाबू के इर्द गिर्द जमा हो गए। दो लठैत भी मजमे के साथ आ खड़े हुए, वैसे चुपचाप, पर उनके तेवर पर एक प्रश्न बहुत साफ लिखा हुआ था, घंटे भर बकवास कर ली, अब और क्या बाकी रह गया है जो फिर पलट आए। लेकिन जब सुकुल बाबू की मंशा मालूम हुई तो दल का दल सुकुल बाबू के साथ चल पड़ा। गाड़ी जाने का सवाल ही नहीं था, उस रास्ते पर सोपद यात्रा करनी पड़ी। जुलूस के रूप में सब हीरा के घर पहुंचे, पर बेकार हो गया जाना। घर पर केवल दो बच्चे ही मिले। पूछने पर बोले, दद्दा और माँ शहर गए हैं दोपहर से ही, रात में लौटेंगे। शहर? किसके साथ? क्यों? एकाएक ढेर सारी शंकाएं उभर आई सुकुल बाबू के मन में। कहीं दा साहब ने ही न बुलवा लिया हो, वे इधर भाषण ही देते रह गए हो और उधर उन्होंने दूसरी ही घुट्टी पिला दी हो। क्या जाने, बिंदा जीजा ले गया है। कौन बिंदा जीजा? रुकमा जीजी वाला। खैर, पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि बिंदेसरी बिस का खास दोस्त है। आदमी पढ़ा लिखा जरूर है, पर है बेहद बदमिजाज और बदज़बान। सुकुल बाबू थोड़ा ठनकते माथे से ही गाड़ी पर लौटे। बिसु के बाप को घर पर मिलना चाहिए था। वे आखिर बिसु की गमी में ही तो आए थे। कल से ऐलान करवा दिया था, उसके बावजूद कमबख्त शहर चला गया। इन देहातियों का कोई भरोसा नहीं किस करवट बैठे। आज उसे सुकुल बाबू की बातें सुननी चाहिए थी। बातें न भी सुनता तो कम से कम उन्हें अपने घर आया तो देखता। खैर, गांव वालों ने तो देखा ही है कैसे इतनी दूर पैदल चलकर वे गए। गांव वालों पर तो जरूर इसका असर हुआ होगा, लेकिन खा पीकर लेटे तो दिमाग के एक कोने में टंगा हुआ ये प्रश्न फिर कुरेदने लगा। बिसु के माँ बाप शहर क्यों गए? वो भी खास उस दिन जब उनका भाषण था। जरूर दास साहब ने ही कोई चाल चली होगी। इस बार दास साहब की हर चाल की जवाबी चाल उन्हें चलनी है, और वो भी सवाई चाल। यह मौका गया तो फिर 4 साल तक कोई उम्मीद नहीं। और 4 साल, आज तो सब तरफ जैसी हालत हो गई है, उसमें 4 दिन का भरोसा नहीं। उंगली आंखों के सामने लाकर सुकुल बाबू मुगध भाव से नीलम को देखते रहे। बस, अब तेरा ही भरोसा है, तू ही पार लगाना। फिर उठे और सीधे बैठकर जोर जोर से एक मंत्र का जाप करने लगे। नींद अच्छी आती है इस जाप से। 4 अब आए तीसरे कोने पर। जिस समय गांव में पूरे जोश खरोश के साथ सुकुल बाबू अपना भाषण दे रहे थे, दास साहब सचिवालय से लौटकर घर में अपना ऑफिस खोले बैठे थे। नियम है उनका, 7 से 9 बजे तक वे जरूर अपने घरेलू ऑफिस के कमरे में बैठते हैं। काबिले गौर फाइलों को वे यहीं देखते हैं। फाइलें निपटाने की अपनी मुस्तैदी के लिए बड़ा यश है दास साहब का। उनका विश्वास है कि काम वही अच्छा जो अपने हाथों से हो और अपनी नज़रों के नीचे हो। दफ्तरों और अलग अलग महकमों में फैली काहिली और गैर जिम्मेदारी पर मन बड़ा क्षुब्ध रहता है दास साहब का, और चाहते हैं कि केवल उपदेश न देकर वरन अपना उदाहरण सामने रखकर नसीहत दे लोगों को। बापू यूं ही इतने बड़े देश को अपने साथ त्याग के रास्ते पर चलाकर नहीं ले गए थे, पहले खुद चले थे उस रास्ते पर। आस्था से कही बात और आस्था से किया काम दूसरे तक न पहुंचे, ये हो ही नहीं सकता। नहीं पहुंचता है तो समझो कहीं तुम्हारी अपनी आस्था में कमी है। बापू की हर बात, हर आदर्श को गांठ बांध कर रखा है दास साहब ने। तभी चपरासी ने आकर सूचना दी, दत्ता बाबू आए हैं, मशाल वाले, और बड़े अदब से दत्ता बाबू का कार्ड पेश कर दिया। कुछ क्षणों के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई दास साहब के चेहरे पर। लगा जैसे चेहरा तो ऊपर उठा लिया है, पर दिमाग कहीं फाइलों में ही अटका रह गया है। चपरासी हुक्म की प्रतीक्षा में बुद्ध बना खड़ा रहा। कुछ सोच में पड़ गए दास साहब। सामान्यतः वे इस समय विशेष प्रकार के लोगों से ही मिलते हैं, पर दास साहब ने ही तो बुलवाया था दत्ता बाबू को। ठीक है, ले आओ अंदर। सोच में से उबरे तो आदेश दिया। फिर एकाएक जैसे कुछ याद आया हो, बोले, और सुनो, रत्ती से कहना कि 5-7 मिनट में डीआई जी से फोन पर बात करवा देगा। चपरासी बाहर निकला तो दास साहब ने फाइल बंद करके एक और सरका दी। फाइल मेज पर से ही नहीं सर की, दिमाग और चेहरे पर से भी सरक गई। उसूल है दास साहब का कि जिससे भी मिलो पूरी तरह से मिलो। यह नहीं कि दिमाग तो कहीं और अटका है और आने वाले को हाँ हूँ करके टरका रहे हैं। नहीं, समय है तो साफ मना कर दो। साफगोई में वे विश्वास रखते हैं और दूसरे से भी उसकी अपेक्षा करते हैं। दत्ता बाबू घुसे तो एक ही मुस्कुराहट में उनका स्वागत भी कर दिया और अभिवादन का जवाब भी दे दिया। फिर बड़े हल्के फुल्के ढंग से कहा, आइए दत्ता बाबू आइए। पर इस समय कैसे? दत्ता बाबू हल्के से सकपका गए। उनका बढ़ता कदम एक क्षण को वहीं थम गया। तब लगा जैसे गलत समय पर आ गए हों। थोड़ा हकलाते हुए बोले, जी वो आपने याद फरमाया था,
कल लखन बाबू ने। दत्ता बाबू की सकपकाहट भांप गए दा साहब। उन्हें सहज बनाने के लिए बोले, हाँ भाई हाँ, मैंने ही मिलने के लिए बुलवाया था। आप लोग भले ही भूल जाएं, पर मुझको तो सबका ही ख्याल रखना पड़ता है, सबकी ही खैर खबर लेनी पड़ती है। नहीं नहीं, कैसी बात फरमा रहे हैं, भला ऐसा कभी आप हुक्म करते। शब्द नहीं सूझ रहे हैं दत्ता बाबू को। दास साहब ने ही उबारा उन्हें। कोई 5-6 महीने हुए इंटरव्यू के लिए समय मांगा था आपने, नहीं दे सका था। समय के अभाव की बात तो अपनी जगह थी ही, पर मैं चाहता ही नहीं था। जी। भौचक भाव से दत्ता बाबू चेहरा देखने लगे दास साहब का। योजनाएं हैं, मैं ये करूंगा वो करूंगा, मेरे शासनकाल में ये होगा वो होगा, यही सब। पर यह गा गेगी वाली भाषा मुझसे बोली नहीं जाती। अरे भाई, पहले कुछ कर दो, फिर उस पर बात करो, दूसरों से भी बात करने को कहो, आलोचना करने को कहो। जी, वो बात ऐसी है कि मैं आना तो, अब क्या बताऊं। मैं उलाहना नहीं दे रहा। जानता हूं, काम बढ़ गया है आप लोगों का अब। बीच में तो ये स्थिति थी कि बनी बनाई खबर आ गई ऊपर से और छाप दी। आप लोगों के लिए तो कुछ काम ही नहीं रह गया था। फिर जरा ठहर कर बोले, प्रजातंत्र में अखबार पर पाबंदी हो, अशोभनीय स्थिति लगती है ये। दत्ता बाबू को तो जैसे बढ़ावा मिल गया। अखबार बंद हो जाने की भड़ास निकालने का मौका आ गया। भभक कर बोले, अशोभनीय, मैं कहता हूँ काले अक्षरों में लिखा जाएगा उन शर्मनाक ज्यादतियों का इतिहास। गला घोट कर रख दिया था सबका। मैं तो न दत्ता बाबू, अंकुश लगा दिया दास साहब ने। आपका इस तरह टिप्पणी करना भी कोई खास शोभनीय नहीं है। आप लोगों ने जो भूमिका अदा की, उसे किन अक्षरों में लिखेंगे आप? चापलूसी और जी हुजूरी की भूमिका तो नहीं है अखबार नवीसों की। दत्ता बाबू की सांस भीतर ही खींची रह गई। दास साहब ने पैनी नजर से देखते हुए कहा, फिर आपका अखबार तो अश्लीलता के आरोप पर बंद हुआ था। सो भाई, बात अधूरी ही छोड़ दी दास साहब ने। दत्ता बाबू की नजरें जमीन पर और मन गड्ढे में। फिर भी किसी तरह साहस बटोर कर बोले, जी वो झूठा आरोप था, असल में हमारे अखबार ने। अब मैं, खैर छोड़िए, जो कुछ हुआ उस पर टीका टिप्पणी करना अच्छा लग सकता है, पर उचित नहीं है। उस सब के लिए मैंने बुलाया भी नहीं है आपको। बेहतर यह है कि अब मौका मिला है, लोगों ने भरोसा करके कुछ जिम्मेदारियां सौंपी हैं तो उन्हें अच्छी तरह निभाएं, पूरी लगन और निष्ठा के साथ। हम लोग भी। क्षणांश का विराम देकर एक एक अक्षर पर जोर देते हुए वाक्य पूरा किया। आप लोग भी। शब्दों में तो ऐसा कुछ नहीं था, पर पता नहीं दास साहब के लहजे में कुछ था या उनकी नजरों में कि एकदम सकते में आ गए दत्ता बाबू। मन ही मन याद करने की कोशिश करने लगे कि कहाँ क्या गुनाह हो गया। पर दास साहब ने तुरंत ही उबार लिया। बड़े सहज भाव से पूछा, अब तो गला घुटने का एहसास नहीं होता है आपको? किसी तरह का कोई अंकुश तो नहीं महसूस होता अपनी बात कहते समय? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, पर इतनी सी बात कहते समय भी आवाज घुटी घटी ही निकल रही थी दत्ता बाबू की। सहज नहीं हो पा रहे थे। खुलकर टिप्पणी कीजिए, हम गलती करें तो खुलकर निंदा कीजिए हमारी भी। दत्ता बाबू टुका टुका दास साहब का मुंह ही ताकते रहे। मैं तो भाई कबीर के दोहे का कायल हूं कि निंदक नियरे राखिए। प्रशंसक से निंदक ज्यादा हितैषी होता है हमेशा, आपको सतपथ पर रखता है। आदमी एक बार इस गुर को समझ ले तो हमेशा के लिए भटकने से बच जाए। पर स्वभाव है आदमी का प्रशंसा ही अच्छी लगती है उसे। हंस पड़े दास साहब, तो दत्ता बाबू ने भी राहत की सांस ली। नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं, बेकार ही इतना सिटपिटा गए थे वे। तभी फोन की घंटी बज उठी। दास साहब ने चोगा उठा लिया। हूँ? कौन सिन्हा? हाँ बोलो। हूँ। अच्छा। चेहरा कुछ तनने लगा दास साहब का। देखो भाई, तुम मामले की तह तक जाओ और दूध को दूध और पानी को पानी करो। ये काम है तुम्हारा, समझे? हूँ। देखो सिन्हा, मैं चाहता हूँ कि घटना की सही सही तहकीकात हो। कोई क्या कहता है, इसकी चिंता मत करो। मेरे कहने की भी चिंता मत करो। बस अपना फर्ज निभाओ, ईमानदारी और सच्चाई के साथ। सो तो होगा, इसे कौन रोक सकता है? और देखो, किसी अफसर को भेजकर फिर से बयान लेने को कहो। सुना है, लोगों ने डर के मारे सही बयान नहीं दिए। फिर आवाज में हल्की सी सख्ती लाकर कहा, पुलिस के सामने जनता को अधिक सुरक्षित महसूस करना चाहिए, आतंकित नहीं। जनता यदि डरती है तो कलंक है ये पुलिस वालों के लिए, मेरे अपने लिए भी। यह मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिर आदेश देते से बोले, जय, जैसे भी हो उन्हें भरोसा दीजिए, निडर बनाइए कि वे सच बात कहें। उद्धरण उद्धरण। ऐसी घटनाएं घटे और पुलिस ठीक ठीक पता न लगा पाए तो मतलब क्या हुआ पुलिस का? इससे तो बेहतर है कि आप और हम इस्तीफा देकर बैठ जाएं। नहीं, अपना दोष दूसरों पर मरने से काम नहीं चलेगा। जनता बयान नहीं देती तो क्यों? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? नहीं, मैं बहाने नहीं, काम चाहता हूँ।
पिछली बार की बात बर्दाश्त कर गया, पर इस बार यदि मुजरिम नहीं पकड़ा गया तो मैं सजा आपको दूंगा, अपने को दूंगा, समझे? हाँ, ये हुई ना कुछ बात। अच्छा, तुम एक काम करो, कल शाम को फाइल लेकर मेरे पास आओ, मैं खुद देखूंगा। इन छोटी छोटी बातों को लेकर गांव वालों में तनाव हो, ये ठीक नहीं। 3-4 दिन में मैं भी जा रहा हूँ वहां, बात करूंगा लोगों से, पर जाने से पहले पूरी जानकारी होनी चाहिए वाकये की। दास साहब ने फोन रख दिया और दोनों हथेलियों में अपना सिर थाम लिया। लगा जैसे किसी गहरी चिंता में डूब गए हों। दत्ता बाबू बेचारे इस दौरान अजीब से पशुपेश में बैठे रहे। समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनका यहाँ बैठे रहना सही भी है या नहीं, और नहीं है तो जाए भी कैसे। पर कुछ ही क्षणों में दास साहब ने अपना चेहरा उठाया। क्षण भर पहले के तनाव, परेशानी और सख्ती का कहीं नामोनिशान भी नहीं था। वही सहज संयत भाव, शांत गंभीर मुद्रा। डीआई जी सिन्हा का फोन था, बड़ी लापरवाही से दास साहब ने कहा। दत्ता बाबू के चेहरे पर असमंजस का जो भाव पुता हुआ था उसमें कौतूहल और आमिला। जी, कोई खास बात? बातचीत से अनुमान तो लगा लिया था दत्ता बाबू ने, फिर भी पूछा, पर पूछते ही एक विचित्र से संकोच में भी पड़ गए। पता नहीं, यहाँ बैठकर यह पूछना उनके अधिकार की सीमा में है भी या नहीं। दास साहब की नजरें जाकर शून्य में टंक गई और दत्ता बाबू असमंजस में बैठे रहे। थोड़ी देर में दास साहब अपने में लौटे और दत्ता बाबू के प्रश्न का सूत्र पकड़कर ही बोले, खास क्या? वही सरोह वाली वारदात, मालूम होगा आपको तो? जी हाँ, वो बेसेसर नाम के किसी नौजवान की हत्या का मामला। हत्या का मामला? चुभती सी नजर से देखा दास साहब ने तो दत्ता बाबू बीच से ही थम गए। हत्या के प्रमाण मिल गए आपको? सख्त सी आवाज में पूछा दास साहब ने। नहीं, वो वहां के लोग नहीं, विरोधी पार्टी के लोग। यही तो कह रहे हैं डीआई जी कि घटना वाले दिन के सारे बयानों से नतीजा कुछ ऐसा निकल रहा है कि लड़के ने आत्महत्या की है और सुकुल बाबू के लोग दूसरे दिन से ही वहां चिल्लाते फिर रहे हैं कि हमें इस हत्या का जवाब चाहिए। अभी कोई घंटा भर पहले सभा करके धुआंधार भाषण दे दिया सुकुल बाबू ने। पुलिस की रिपोर्ट आई नहीं, उनकी रिपोर्ट आ गई। दत्ता बाबू थोड़े असहज हो चले, फिर भी खैर मनाते रहे कि मशाल कान कभी नहीं निकला, कल निकलने वाला है और उसमें भी हत्या की ही बात लिखी हुई है, बल्कि हेडलाइन ही है वह। ठीक है भाई, तुमको चुनाव जीतना है, पर लोगों की शांति और आपसी सद्भावना पर तो मत जीतो। होगा क्या, गांव में पहले ही तनाव है और बढ़ जाएगा, आपस में ही मार काट मचेगी, और इस सब का परिणाम पिसेगा बेचारे गरीबों का तबका। संपन्न लोग तो जैसे तैसे बच ही जाते हैं पैसे के जोर से, ताकत के जोर से। मरता तो गरीब ही है ना? नहीं नहीं, दास साहब की आत्मा जैसे चीत्कार कर उठी। ये तो गरीबों की कब्र पर अपना महल खड़ा करने की बात हो गई। दास साहब की आवाज दुख और क्षोभ में भीग उठी, चेहरे पर भी विषाद की हल्की सी छाया पुत गई। दत्ता बाबू ने भी प्रत्युत्तर में दास साहब के चेहरे से थोड़ा सा विषाद लेकर अपने चेहरे पर पोत लिया और करके अपनी चिंता प्रकट कर दी। दुहाई गरीबों की सब देते हैं, पर उनके हित की बात कोई नहीं सोचता। जनता को बांटकर रखो, कभी जात की दीवारें खींचकर तो कभी वर्ग की दीवारें खींचकर। जनता का बंटा बिखरापन ही तो स्वार्थी राजनेताओं की शक्ति का स्रोत है। कुछ गलत कह रहा हूं मैं? दत्ता बाबू ने बड़ी मुश्किल से थूक निगला। बेचारे समझ ही नहीं पाए कि किन शब्दों में दास साहब की इन ऊंची ऊंची बातों का समर्थन करें। पर दास साहब को उनके समर्थन की अपेक्षा भी नहीं थी। गहरी निष्ठा से उपजी हुई बातें बाहरी समर्थन की मोहताज नहीं होती। कभी कभी पराकाष्ठा में दास साहब कुछ दार्शनिक हो जाते हैं, लेकिन मैं क्यों किसी के विवेक अविवेक पर टिप्पणी करूं? बस अपने कर्तव्य पर चल सकूं और अपनी आत्मा की आवाज को कभी अनसुना न करूं, यही बहुत है मेरे लिए। गीता से एक यही तो सीख ली है मैंने। और आंख मूंदकर मन ही मन जैसे गीता को नमस्कार किया दास साहब ने। दोबारा जब आंख खुली तो न चेहरे पर परेशानी थी, न विषाद, न आरोप। लगा जैसे गीता ने क्षण भर में ही सब कुछ पोंछकर उनकी अपनी गरिमा लौटा दी उन्हें। वही सौम्य, शांत, संयत चेहरा। सारे प्रसंग को स्थगित करके उन्होंने नए सिरे से दत्ता बाबू के साथ जोड़ा अपने को। खैर छोड़िए, आपसे तो मैं पूछ रहा था कि अब तो किसी तरह की कोई पाबंदी, कोई अंकुश तो नहीं महसूस होता आप लोगों को? होता हो तो साफ कहिए, साफगोई का आदर करता हूं मैं। दत्ता बाबू कुछ कहते, उसके पहले ही दास साहब फिर चालू हो गए। पिछली सरकार ने कुछ अखबारों को विज्ञापन न देने का आदेश दे रखा था सरकारी महकमों में। सही बात कहने का साहस दिखलाया था इन अखबारों ने, उसी की सजा थी यह शायद। पर भाई मेरे, साहस को तो पुरस्कृत होना चाहिए। मैंने वे सारी पाबंदियां हटा दी हैं। अखबारों पर किसी तरह की भी पाबंदी हो, प्रजातंत्र की हत्या है ये। दास साहब एक क्षण रुके, अपनी बात की प्रतिक्रिया देखने के लिए दत्ता बाबू की ओर देखा।
दत्ता बाबू चेहरे पर अनंत श्रद्धा संभ्रम लपेटे बैठे थे। उसी भाव से लिपटा एक वाक्य निकला, जी, इस बात को कौन नहीं जानता। हम लोग तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। नहीं नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो कर्तव्य था मेरा, इसे तो करना ही था। फिर जर चेतावनी के स्वर में बोले, आपके अखबारों को पूरे हक मिल गए, अब आप लोगों को पूरा कर्तव्य भी निभाना चाहिए अपना देश के प्रति, समाज के प्रति और खास करके इस देश की गरीब जनता के प्रति। बहुत भारी जिम्मेदारी होती है अखबारनवीसों के कंधों पर, और मैं चाहता हूं कि उसके प्रति पूरी तरह सचेत हो आप। और आप कहने के साथ ही दास साहब ने गर्दन को हल्का सा आगे करके ऐसी नजरों से देखा कि दत्ता बाबू को लगा जैसे नजरों से ही जिम्मेदारी की पोटली सरकी और दत्ता बाबू के कंधों पर लद गई। जी, सही फरमाया है आपने। फिर जिम्मेदारी के बोझ के नीचे दबे दबे ही पूछा, जी, मेरे लायक कोई हुक्म? क्या? कुछ इस तरह पूछा दास साहब ने जैसे कोई बहुत ही अपरिचित और अनसुना सा शब्द सुन लिया हो। हल्की सी सख्ती के साथ बोले, दूसरों के हुक्म पर चलकर अपना वजूद रख सकेंगे आप? मैंने हकम देने के लिए नहीं, केवल आपका कर्तव्य बताने के लिए बुलाया था आपको यहाँ। फिर आवाज को थोड़ा मुलायम बनाकर कहा, चाहता हूँ कम से कम इस भाषा को भूल जाएं आप लोग। दत्ता बाबू खिसियाकर रह गए। मन में कहा, यह आदमी तो हाथ ही नहीं रखने देता कहीं। अब कहें तो क्या, सरकारी विज्ञापन मिलने लगे, कागज का कोटा मिल रहा है। जी, उसी में थोड़ी दिक्कत पड़ रही है। बात यह, तो बताइए न अपनी दिक्कत। दिक्कत दूर करने के लिए ही तो मैं यहाँ बैठा हूँ। एकदम कृतज्ञ हो गए दत्ता बाबू। मुख्यमंत्री खुद बुलाकर उनसे दिक्कतों की बात पूछ रहे हैं। जी, अगर आप कोटा बढ़वा दे तो हो जाएगा, हो जाएगा। उसके लिए जो खानापूरी करनी है कर दीजिए, और कुछ परेशानी हो तो बताइए। और दास साहब ने बगल में रखी फाइल उठाकर सामने कर ली। दत्ता बाबू ने संकेत समझ लिया और बड़े अदब से उठते हुए पूछा, तो अब आ गया है? हूँ। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण। फाइल के पन्ने पलटते हुए दास साहब ने कहा, जा सकते हैं अब आप, पर ध्यान रखिए काम बहुत जिम्मेदारी से हो अब। फिर नजरों को दत्ता बाबू के चेहरे पर टिकाकर और आवाज में हल्की सी सख्ती लाकर बोले, आपके साप्ताहिक के कुछ अंक देखे हैं मैंने। बात की असलियत पर उतना ध्यान नहीं रहता आपका। जासूसी किस्से कहानियों की तरह बहुत चटपटा और सनसनीखेज बनाकर छापते हैं आप बातों को। आगे से ऐसा न हो। खड़े होने के साथ ही पड़ी इस दुलती ने लड़खड़ा दिया दत्ता बाबू को। हकलाकर बोले, जी, वो बात जो हुआ उसकी सफाई नहीं मांग रहा, आगे सावधानी बरतिए। और दास साहब ने अपना सिर फाइल में गड़ा दिया। दत्ता बाबू दास साहब के यहाँ से निकले तो भय और प्रसन्नता के बोझ से दबे जा रहे थे। उन्होंने सीधे प्रेस का रास्ता लिया। अंक करीब करीब छप ही गया होगा। हत्या की बात तो उन्होंने भी लिखी है और काफी सनसनीखेज बनाकर ही लिखी है। दास साहब की अंतिम बात और उनका उस समय का तेवर याद आते ही भीतर तक थरथरा गए। अभी जाकर रुकवाते हैं, जैसे भी होगा रात भर में दोबारा छपवा लेंगे। सरोहा से सुकुल बाबू के भाषण की रिपोर्ट तो अभी तक आई नहीं होगी। ये भी मालूम नहीं कि भवानी ने भेजा किसे है वहां। वैसे तो अगले ही अंक में देते उसे, पर यदि रात में आ जाती है तो इसी अंक में दे देंगे। ऐसा निकालना है इस अंक को कि दास साहब भी मान जाएं। एक बार नजरों में चढ़ जाए मशाल तो पौ 12। प्रेस पहुंचकर देखा, भवानी आखिरी फरमे का मैटर ओके करके मशीन पर चढ़वा चुका था और घर जाने की तैयारी में था। वैसे ऐसा कभी हो नहीं पाता। जिस दिन अंक निकलने वाला होता है उसके पहले वाली रात प्रेस में ही गुजारनी पड़ती है भवानी को। उसे बाहर जाने को तैयार देख दत्ता बाबू ने पूछा, यह अभी से कहाँ चले? भवानी ने तुरंत जेब से सिनेमा के 3 पास निकालकर मेज पर फैला दिए और हंसकर कहा, आज 9 बजे के बाद का समय भवानी ने अपने नाम कर लिया है। वैसे आखिरी फरमा मशीन पर चढ़वा दिया है, सवेरे अंक तैयार, ऐसी की तैसी तुम्हारी और तुम्हारी भवानी की। आज जाना नहीं हो सकता, मालूम भी है मैं कहाँ से आ रहा हूँ। दत्ता बाबू ने कंधा दबाकर खड़े हुए भवानी को फिर कुर्सी में धांस दिया। तुम कहीं से भी आ रहे हो, मेरा जाना नहीं रुक सकता। नहीं गया तो आज कत्लेआम हो जाएगा। दत्ता बाबू की गिरफ्त से छूटने की कोशिश करते हुए भवानी ने कहा, कत्लेआम तो तुम्हारा होना ही है। यह अंक फिर से छपेगा क्या? बात का कुछ सिर पैर नहीं समझ आया भवानी के। और तब दत्ता बाबू ने पहले मशीन रुकवाई और बाद में बैठकर भवानी को अपने और दास साहब के बीच हुए वार्तालाप का ब्यौरा बताया। दास साहब ने खुद बुलाकर कहा, ये सब तुमसे? दास साहब की कृपा हो जाए तो देर नहीं लगेगी मशाल की रोशनी को देश के कोने कोने में फैलने में। जाने को उत्सुक भवानी पसर कर बैठ गया और जूते खोलकर पैर भी ऊपर चढ़ा लिए। सच यार, मैं तो सोच रहा था कि मशाल के बंद होने को आपातकाल के मत्थे मड़कर मैं भी कोई लंबा हाथ मार लूंगा। पर बुड़ू है तेज चीज, उसे मालूम था असली कारण मुझ पर ही उलट आया।
1 मिनट को तो सचमुच ही हवा खिसक गई मेरी। लेने के देने पड़ने लगे। पर बात को ज्यादा तूल नहीं दिया। तुम तो सबसे पहले जाकर कागज का अपना कोटा डबल करवा लो। खैर, ये सब बाद में होगा। सबसे पहले नए अंक की तैयारी करो। सरोहा किसे भेजा था? कोई रिपोर्ट आई सुकुल बाबू के भाषण की? अभी कहाँ से आएगी? इसी अंक में तो जाना भी नहीं था उसे। नरोत्तम लौट भी आया होगा तो भी सवेरे ही संपर्क होगा उससे तो। नहीं, ये रिपोर्ट भी इसी अंक में जाएगी। नहीं हुआ तो अंक शाम तक निकालेंगे। पर अंक ऐसा निकले कि बस धाक जम जाए। हाँ, कम से कम दास साहब पर तो धाक जम ही जाए। अंक निकालकर देखा कि पहला और अंतिम पेज बदल देने से बात बन जाएगी। भवानी के घर आदमी भेजकर खबर करवा दी गई। 2 कंपोजिटरों को वापस बुलवाया गया। दत्ता बाबू कागज कलम लेकर बैठ गए। रोज ही कागज रंगने वाले के लिए भी लिखना इतने संकट का काम हो सकता है, ये पहली बार महसूस किया दत्ता बाबू ने। बाएं हाथ से कुछ भी घसीट देने वाले दत्ता बाबू जिम्मेदारी के बोझ के नीचे कुछ ऐसे दबे कि कलम ही कंठित हो गई उनकी। 2 लाइनें लिखते और 4 लाइनें काटते। इस समय अपने लिखे को अपनी नजरों से नहीं, वरन दास साहब की नजरों से देखकर तौल परख रहे थे दत्ता बाबू। दत्ता बाबू लिख लिख कर दे रहे थे। कंपोजिटर कंपोज करता जा रहा था। रात में ही भवानी ने जाकर नरोत्तम को जगाया। नरोत्तम की रिपोर्ट तैयार नहीं थी, सो नरोत्तम को ही पकड़ लाया भवानी। वहीं बैठकर रिपोर्ट तैयार की जाएगी दत्ता बाबू के सहयोग से। और इस तरह बिसु की मौत को लेकर शहर का ये तीसरा कोना, जो बहुत साधारण और निष्क्रिय था, एकाएक महत्वपूर्ण और सक्रिय हो उठा। रात भर एक अजीब सी खलबली मची रही। इस कोने में भी एक उत्तेजनापूर्ण खलबली। दूसरे दिन मशाल कान आया, बिल्कुल नए तेवर के साथ। हेडलाइन बेसेसर की मौत की खबर की ही थी। साथ लंबा वक्तव्य दिया गया था, जिससे पुलिस की अभी तक की तहकीकात के आधार पर यह संकेत दिया गया था कि यह हादसा हत्या का नहीं, आत्महत्या का है। साथ ही दास साहब के सख्ती से दिए गए उस आदेश का हवाला भी था, जिसमें उन्होंने पुलिस को गहरी छानबीन करके एक बेबाक रिपोर्ट तैयार करने की ताकीद की थी। अंत में सुकुल बाबू के भाषण को एक जिम्मेदार व्यक्ति की निहायत गैर जिम्मेदाराना हरकत बताते हुए यह आरोप लगाया था कि उन्होंने एक छोटी सी घटना को महज अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए मनमाने ढंग से विकृत करके लोगों में बिलावजह तनाव बढ़ाने का निंदनीय काम किया है। संपादकीय में संक्षेप में पर अधिक तीखी भाषा में इन्हीं सब बातों को समेटते हुए जनता को आगाह किया था कि और अधिक समय तक वो इस तरह की राजनीतिक चालों और चुनाव जीतने के हथकंडों का शिकार न बने। यानी बिस्सू की मौत ने एकाएक मशाल को प्रजातंत्र की जिम्मेदारियों से लैस करके एक महत्वपूर्ण अखबार बना दिया और दत्ता बाबू को एक जिम्मेदार संपादक